हेलो दोस्तों, एडुटेरा एक बार फिर से लेकर आया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स 4, जहां पर मैंने 10 ऐसे प्रश्नों का चयन किया है जो अभी हाल ही में घटित घटनाओं से जुड़े हुए हैं। ये 10 प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इनका उत्तर या इनके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट 10 घटनाओं पे 10 प्रश्नों को लेकर। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको और भी ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, पिक्सियन विजन का संबंध किस देश से है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा अजीब प्रश्न आपको लग रहा होगा, अजीब शब्द लग रहा होगा कि पिक्सियन विजन का संबंध किससे है। तो कोई बात नहीं, चलिए आइए जानते हैं इसका उत्तर। तो इसका संबंध फ्रांस से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा और जानते हैं कि पिक्सियन विजन है क्या चीज़। आइए देखते हैं। देखिए, अब दृष्टिहीन भी देख सकेंगे एआई तकनीक वाले बायोनिक विजन सिस्टम को मिला सबसे इनोवेटिव खोज का पुरस्कार। यानी ये दृष्टिहीनों से संबंधित है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने विकसित की उन्नत तकनीक बदल जाएगी दृष्टिहीनों की ज़िंदगी। महामारी के दौर में एक अच्छी खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बायोनिक विजन सिस्टम तैयार कर लिया है, और इसको जिस कंपनी ने तैयार किया है उसका नाम है पिक्सियन विजन, और इसका नाम जो दिया गया उसका नाम है प्राइमा विजन। तो अब आप समझ गए होंगे कि पिक्सियन विजन क्या है और ये क्या काम कर रही है। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये फ्रांस देश से जुड़ी हुई है और दृष्टिहीनों से संबंधित काम कर रही है। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। कोरोना काल में ब्लूमबर्ग रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने लायक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ब्लूमबर्ग है जो रैंकिंग करती है, तो रहने लायक सबसे अच्छा देश इस समय है। तो देखिए, आइए जानते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंगापुर। यानी ब्लूमबर्ग ने अपनी रैंकिंग में जिसको जगह दी है वो देश है, उस देश का नाम है सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि ब्लूमबर्ग ने अपनी रैंकिंग किसके आधार पर करी है। तो देखिए, कोरोना का दौर, दुनिया का सबसे अच्छा रहने लायक देश है सिंगापुर। रैंकिंग में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर आया है। तो भाई यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन कि भाई दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। ब्लूमबर्ग ने कई मानकों को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग तैयार की है, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पर आया है, जबकि न्यूजीलैंड एक स्थान फिसल कर दूसरे स्थान पर आ गया। यानी इससे पहले जो इन्होंने रैंकिंग दी थी उसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पर था। अब थोड़े सी और तीसरे पॉइंट पे देख लेते हैं हम लोग। सिंगापुर को यहाँ पहुँचाने के लिए इसके टीकाकरण प्रोग्राम की प्रमुख भूमिका है। तो आप देख ही रहे होंगे, आप जान ही रहे होंगे कि चारों तरफ कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। तो न्यूजीलैंड को इन्होंने दूसरे स्थान पर खिसका दिया और जो सिंगापुर है उसको ऊपर ले आए। क्यों? क्योंकि जो टीकाकरण प्रोग्राम है इसके चलते। वहीं न्यूजीलैंड की गति धीमी है, यानी सिंगापुर में जो टीकाकरण चल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मौजूदा हालात में भारत की रैंकिंग भी गिरी है, यानी भारत भी अपनी जगह से नीचे खिसक गया है। सिंगापुर ने कोविड पर काबू पाने के लिए जिस तेज़ी और कड़ाई के साथ टीकाकरण अभियान चलाया, उससे काफ़ी हद तक संक्रमण पर रोक लगाने में मदद मिली है। तो देखिए, फिर से एक बार वही बता दें कि सिंगापुर है नंबर 1 पर और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है।
किस वजह से पहले स्थान पर पहुंचा है? जो इसने टीकाकरण प्रोग्राम चलाया है। इस टीकाकरण के कारण इसने जो कोविड बीमारी है, जो कोरोना वाली बीमारी है, उस पर काबू पा लिया। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया था? तो प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। मतलब अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, तो आपको बताना है भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया था। 1947 में, 1950 में, 1920 में, 1923 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1923 में। तो आइए जानते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिन मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों में काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की गई थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमार्केट में बम धमाका भी हुआ था। यह बम किसने फेंका, आज तक किसी को पता नहीं है। इसके निष्कर्ष के तौर पर पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी और 7 मजदूर मार दिए गए। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो मज़दूरों से काम लिया जाता था वो करीब 12 से 15 घंटे तक काम लिया जाता था। तो इसी काम के समय को कम करने को लेकर उन लोगों ने हड़ताल की थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात आपके लिए है कि इसको मनाने की जो शुरुआत हुई वो 1 मई 1886 से मानी जा रही है। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत की। भारत में 1 मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया, इसीलिए ऑप्शन डी वहाँ पर सही था। 1923 को मनाना शुरू किया गया था। उस समय इसको मद्रास दिवस के तौर पर प्रमाणित कर लिया गया, यानी शुरुआत में मद्रास दिवस की बात होती थी। इसकी शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलु चेटियार ने शुरू की थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने शुरू की, वो किस पार्टी के थे। तो मजदूर किसान पार्टी के थे, कामरेड नेता थे वो, और सिंगरावेलु चेटियार ने शुरू की थी। भारत में मद्रास के हाई कोर्ट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और एक संकल्प पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इसे इस दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। तो भारत समेत यह कुल 80 मुल्कों में 1 मई को मनाया जाता है। तो आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, लास्ट गोल्डन सिटी की खोज कहाँ हुई? अभी हाल ही की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता चल चुका होगा। लास्ट गोल्डन सिटी की खोज कहाँ हुई? ए भारत, बी मिस्र, सी अफ़गानिस्तान, डी पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी जो लास्ट गोल्डन सिटी है ये मिस्र से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी ही आपको इस पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा और आप लास्ट गोल्डन सिटी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो अब आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 5 पर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। देखिए, मिताली एक्सप्रेस का संचालन किन 2 देशों के बीच किया जाएगा? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान, भारत नेपाल। तो मिताली एक्सप्रेस ये एक ट्रेन है जो इन 2 देशों के बीच चलेगी, उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच ये ट्रेन चलने वाली है। ये इस प्रकार की करीब तीसरी ट्रेन है जो मिताली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी और जिसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जानते हैं कि मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन कब और किसने किया। तो ये देखिए आपके सामने थोड़ी सी डिटेल देख रहे हैं आप। भारत ने बांग्लादेश को जोड़ने वाली ट्रेन मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मार्च 26 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
भारत से बांग्लादेश को जोड़ने वाली ट्रेन मिताली एक्सप्रेस का संयुक्त रूप से उद्घाटन कर दिया है। तो आपको ये भी बता दें कि ये किन दो स्टेशन के बीच में चलेगी। तो ये चलेगी ढाका छावनी, बांग्लादेश में कहाँ से, ढाका छावनी, और इंडिया में न्यू जलपाईगुड़ी। तो ये दो इसके पहले और आखिरी स्टेशन आप समझ सकते हैं कि अगर ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो न्यू जलपाईगुड़ी। तो आइए प्रश्न नंबर 6। वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, डॉक्टर रजनी मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरस्वती सम्मान, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो हम लोग सरस्वती सम्मान इनको क्यों दिया गया है, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो इनके लिए सरस्वती सम्मान दिया गया, और थोड़ा सा सरस्वती सम्मान के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो आइए चलते हैं, आपको इनकी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने आ चुके हैं, ये हैं हमारे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, और इन्हीं को 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो आइए और थोड़ी सी जानकारी बढ़ाते हैं अपनी। देखिए सरस्वती सम्मान 2020 के बिरला फाउंडेशन द्वारा मराठी दलित साहित्यकार शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। यानी मराठी दलित साहित्यकार हैं शरण कुमार लिम्बाले, और उनका जो उपन्यास है वो है सनातन। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि भाई वो किस भाषा से संबंध रखते हैं, उनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, ठीक है, किस सन के लिए इनको दिया जा रहा है। तो 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान है ये बात आप ध्यान रखिए। आइए इस पुस्तक के बारे में और क्या चीज़ें मुख्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इस उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो भीमा कोरेगांव की संघर्ष गाथा और उससे पहले की दलित उत्पीड़न है। देखिए इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2018 में हुआ था, यानी 2018 में ये पुस्तक आ चुकी थी, छप चुकी थी। इससे पूर्व 29वां सरस्वती सम्मान 2019 प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा बनता है कि 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया, क्योंकि 20 का दिया गया तो कभी कभी 19 का पूछ लिया जाता है। वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। तो ये भी पूछा जा सकता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है, पिछले 10 वर्ष में। और आखिरी जो अंतिम पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पुरस्कार के तहत आखिर मिलता क्या है, क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो देखिए इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि दी जाती है। तो एक साथ आपने जाना बहुत सारे प्रश्नों के बारे में, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। तो 15 लाख रुपए की धनराशि आपको सरस्वती सम्मान के संबंध में दी जाती है जो भी विजेता होते हैं। तो सनातन पुस्तक लिखने वाले राइटर को, लेखक को, साहित्यकार को यह किताब जो छपी है 2018 वाली, उसके लिए उन्हें 30वां 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, इसके क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हों, व्याख्या अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एडुटेरा, और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 7।
महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो महाराजा छत्रसाल, भोपाल, गया, खजुराहो, लखनऊ। तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है, आइए जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, खजुराहो। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि खजुराहो कहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे कि खजुराहो कहाँ पर है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग महाराजा छत्रसाल के बारे में। देखिए, खजुराहो में किया गया महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। ठीक है, तो उत्तर तो आप समझ गए, पहली लाइन में ही पता चल गया। लेकिन ये है क्या चीज़? तो देखिए, पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश, यानी कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी है ये। मध्य प्रदेश में है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। उसका उद्घाटन दो लोगों ने मिलकर किया है, एक पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री और दूसरे वहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। कन्वेंशन सेंटर को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है। अब आपसे ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत किसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? जो खजुराहो में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में एक और पंख जोड़ता है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको जानना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रश्न नंबर 8, किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? इथियोपिया, स्लोवाकिया, सूडान, तंजानिया। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो प्रधानमंत्री इगोर माटोविक, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, वो हैं स्लोवाकिया के। आइए थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया। तो देखिए आपके सामने आ चुका है। ब्रातिस्लावा 30 मार्च स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक और उनकी सरकार ने रूसी कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक 5 की खरीद को लेकर हुए गोपनीय करार के बाद उपजे राजनीतिक संकट के बीच सोमवार को इस्तीफा दे दिया। यानी कोई बात रही होगी, जो ये गोपनीय करार हुआ है उसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आपको ये भी बता दें कि वहाँ के राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। तो अब आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। किस पुस्तक ने हाल ही में फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुस्तक ने हाल ही में फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? इंदिरा नूई, हेमनेट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमनेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी हेमनेट ने ये अवार्ड जीता है। और आइए मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ कि इसकी जो राइटर हैं वो कौन है, यानी इससे संबंधित कौन लेखक जुड़ा हुआ है या लेखिका जुड़ी हुई है। देखिए, मैगी ओ फराल विंस वोमेंस प्राइज फॉर फिक्शन। तो ये हैं इस पुस्तक को लिखने वाली, जिसने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो अब हम चलेंगे आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10 पर। तो ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 10। सड़क मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुराने वाहनों की संख्या सर्वाधिक है? यानी सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है ये पुराने वाहन? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कर्नाटक है।
यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पुराने वाहनों की संख्या है, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा पुराने वाहन हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।